हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी का पुनः राइज़ अप क्लासेस के इस डिजिटल मंच पर स्वागत, अभिनंदन। आज हमने एक विशेष सेशन आयोजित किया है उन अभ्यर्थियों के लिए जो स्कूल लेक्चरर हिंदी से अपनी तैयारी कर रहे हैं और उस तैयारी में वो जानना चाहते हैं कि किन प्रमाणिक पुस्तकों को आधार बनाया जाए, जिनसे हमारा चयन भी अच्छी पोजीशन से हो सके। उसी को लेकर हमने इस सेशन को आयोजित किया है। आज हम संपूर्ण स्कूल लेक्चरर हिंदी के संपूर्ण सिलेबस को यूनिट वाइज उस पर पूरी परिचर्चा करेंगे। साथ में उन संदर्भित बुकों के बारे में भी चर्चा करेंगे कि किस इकाई के लिए कौन सी प्रमाणिक बुक जो हाल ही आरपीएससी उनको मद्देनजर रख के अपने प्रश्न पत्रों की निर्मिति करते हैं। तो इसको लेकर हम आज आगे बढ़ते हैं, इसलिए आप सभी जुड़े रहें और इस पूरे सेशन को आप अंत तक देखें। जो विद्यार्थी गंभीर रूप से हिंदी का अध्येता है, उसे इस सेशन को पूर्ण रूप से देखना चाहिए और जो चीज़ें आपको उचित लगे, जो चीज़ें आपको ठीक लगे, उनको अपनी तैयारी में शामिल कर लेना चाहिए। और मेरे हिसाब से मैं जितना भी आपके समक्ष लेके आया हूँ, वो पूर्णतः आरपीसी के सिलेबस को देख के, आरपीसी के पेपरों का एनालिसिस करके और किन प्रमाणिक पुस्तकों को वो आधार बना रही है, कहाँ से प्रश्न पूछ रहे हैं, उसी के आधार पर ये सेशन आयोजित कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप इनको मतलब इस सेशन को देखकर अपनी जो तैयारी है उसको एक सही दिशा प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। स्कूल लेक्चर हिंदी पेपर द्वितीय, जो प्रथम खंड है, प्रथम खंड उच्च माध्यमिक स्तर का और जिसके अंदर संपूर्ण व्याकरण है, जिसके अंदर संपूर्ण व्याकरण है। अभी 2025 में आयोजित जो पेपर था स्कूल लेक्चर का, वहां से सिलेबस अपडेट किया गया और उसमें व्याकरण को भारी मात्रा में पूछा जा रहा है, यानी व्याकरण के सवाल काफी अधिक संख्या में आ रहे हैं और ये जो प्रथम खंड है वो पूरा व्याकरण के नाम कर दिया गया है और यहां से तकरीबन 50 प्रश्न, तकरीबन 50 प्रश्नों का समझ लो कि 40%, पूरा 40% पेपर यहीं से यानी कि व्याकरण कवर कर रही है। तो हमें ये ध्यान देना है कि व्याकरण में कहां से और किस प्रकार से सवाल आ रहे हैं और व्याकरण कहां से पढ़ी जाए। अब आजकल मान लो व्याकरण तो एक प्रकार से सभी जगह मिल जाएगी, सभी तरीकों में मिल जाएगी, लेकिन किसको आधार बनाया जाए जहां से हम आसानी से उस व्याकरण को तैयार भी कर सकें, समझ भी सकें और वह सवाल भी हमें एज इट इज वहां प्रश्न पत्र में यानी कि उस पेपर में हमें मिले। वर्ण व्यवस्था। और एक और बात बता दूं विद्यार्थियों, अभी क्या आरपीएससी ने स्पेसिक यानी कि उन्हीं बुक्स को लिया है जिसमें एक प्रकार से प्रमाणिक किताब और उस लेखक की उसमें बहुत अच्छी और शानदार जानकारी रही है, यानी कि जानकारी रही है। कैसे? अब उन्होंने ये नहीं किया है कि एक ही बुक को व्याकरण का आधार बना के प्रश्न पत्र का मतलब निर्माण किया है। तो मैं भी अब एक बुक्स आपको नहीं बता सकता, जिससे यानी कि जो जो यूनिट, जो जो प्रकरण आरपीसी जिन बुकों को प्रमाणिक मानकर एक प्रकार से वहां से प्रश्न पत्र का निर्माण कर रही है, मैं भी वही बुक्स आपको बताऊंगा जो आपके लिए सहयोगी साबित भी होगी और आपको पता भी चलेगा कि इस प्रकार के प्रश्न कहां से आ रहे हैं और कौन कौन सी प्रमाणिक बुकें हैं जहां से व्याकरण के प्रश्नों की निर्मिति हो रही है। चलो, वर्ण व्यवस्था आपको सीधा बता दूं, ये जो पहला प्रकरण है यानी कि हम शॉर्ट में जानेंगे नाम, क्योंकि संपूर्ण नाम लिखे के बजाय पंडित कामता प्रसाद गुरु, ये जो पहला प्रकरण वर्ण व्यवस्था का है, ये आपको पंडित कामता प्रसाद गुरु में से ही देखना है। यानी कि इसके लिए आपको ये बुक जो कामता प्रसाद गुरु की है, इसी से ही तैयार करके जाना है। आपको यहीं से सीधे सीधे सवाल मिलेंगे। अगला, जैसे शब्द वर्गीकरण। शब्द वर्गीकरण तत्सम, तद्भव और विदेशी, ये शब्द आपको वासुदेव नंदन प्रसाद यानी कि वीएनपी, वासुदेव नंदन प्रसाद की एक प्रमाणिक बुक है, हिंदी व्याकरण पर लिखी गई। यह भी कामता प्रसाद गुरु, जो एक प्रकार से हिंदी के पाणिनि माने जाते हैं, उन्हीं के द्वारा जो लिखित ग्रंथ है, लिखित पुस्तक है, वहां से आधे सवाल वहां से लिए जा रहे हैं और काफी यानी कि काफी मात्रा में सवाल यहां से लिए जा रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ यूनिट के सवाल किसी अलग बुक से, यानी कि वो भी प्रमाणिक और अच्छे लेखक की बुक है, वहां से लिए जा रहे हैं। जैसे ये तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द आपको वासुदेव नंदन प्रसाद, वासुदेव नंदन प्रसाद इस बुक से ही तैयार करना है। ये आपको ये जो सेशन है, ये जो यूनिट है, इसको वासुदेव नंदन प्रसाद से ही तैयार करना है।
हाँ, शब्द वर्गीकरण यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सभी के भेद और क्रिया विशेषण व उसके भेद, यानी कि विकारी और अविकारी शब्द, विकारी और अविकारी सभी आपको पीकेजी यानी कि पंडित कामता प्रसाद गुरु में से ही तैयार करना है और आपको वहां से समझ समझ के पढ़ना है। सीधे आपको प्रश्न पत्र में सीधे इनके उदाहरण मिलेंगे, सीधे आपको थ्योरी के प्रश्न भी पूछेंगे, तो यहीं से आधार बना के वो पूछ रहे हैं। तो आपको ये जो जितना भी पोर्शन है, ये जो यूनिट है शब्द वर्गीकरण की, ये आपको पंडित कामता प्रसाद गुरु से ही तैयार करके जाना है। आप जुड़े रहिए, अपन इस पे अंत में एक प्रकार शॉर्ट में रणनीति बताएंगे कि आप इनके साथ कहां से पीवाईक्यूज देखेंगे, कहां से किस प्रकार की रणनीति अपनाएंगे, किस प्रकार से इनको मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि ये इतनी सारी बुक्स, जैसे अब हम कामता प्रसाद गुरु की बात कर रहे हैं, वासुदेव नंदन प्रसाद की बात कर रहे हैं, फिर आगे हरदेव बहारी की भी हम बात करेंगे, क्योंकि स्पेशल जो टॉपिक्स हैं वो वहां से पूछ रहे हैं। तो इसलिए आप इन सारी बुकों को कैसे मैनेज करेंगे, इन सारी बुक्स को किस प्रकार आप इसको एक समन्वय रूप दे सकते हैं, इसकी भी हम परिचर्चा करेंगे। व्याकरणिक कोटियां, लिंग वचन काल, लिंग वचन काल कारक, इसके लिए आपको 2 बुक्स पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि अगर जैसे मान लो 5 सवाल पूछे हो तो उसमें 4 तो सीधे कामता प्रसाद गुरु से पूछते हैं, यानी कि पंडित कामता प्रसाद गुरु। लेकिन कभी कभी एक सवाल अपने वीपीएन यानी वासुदेव प्रसाद नंदन से भी वासुदेव नंदन प्रसाद से भी पूछ रहे हैं। हाँ, आगे शब्द रचना, संधि और उसके भेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये जो पूरा का पूरा, यानी कि इसको आपको पीकेजी पंडित कामता प्रसाद गुरु से ही तैयार करके जाना है। आपको सीधे मिलेंगे सवाल और संधि का एकदम शॉर्ट में दिया हुआ है और वहां से सीधे उदाहरण उठाए जा रहे हैं। इसके बाद आप इसके साथ नवीन हिंदी व्याकरण जो सोहनदान चारण द्वारा रचित है और पुरानी स्कूलों में ये पुरानी बुक्स के तौर पे चलती थी 9 से 12, उसको भी पढ़ना है। और अभी जो रचना प्रबोध 9 से 12, उसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये शॉर्ट और आधार बुक्स, इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बहुत संक्षिप्त, शॉर्ट और एक प्रकार से शुरुआत में तैयार करने के लिए व्याकरण को सबसे आधार पुस्तक है। उनको देखने के बाद इन पुस्तकों को आधार बनाना है। 1-2 बार ये पढ़ने के बाद इसको आप फिर स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी समझ इतनी विकसित हो जाएगी फिर इन पुस्तकों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलो, शब्द ज्ञान, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, समश्रुति भिन्नार्थक और वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब देखो विद्यार्थियों, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये दोनों आपको केवल ये 2 राघव प्रकाश सर की बुक आती है, उसी में से तैयार करना, क्योंकि उनका एक प्रकार से पूरी डिटेल में पूरे दे रखे हैं। तो आपको एक जगह सभी पर्यायवाची और विलोम शब्द मिल जाएंगे। अनेकार्थ शब्द, हालांकि ये थोड़ा कठिन भी है, लेकिन अगर आप समझ के निकालोगे तो सवाल निकाल लोगे। और ये HB यानी कि हरदेव बहारी जी की बुक से आपको तैयार करना है। कहां से? हरदेव बहारी। अनेकार शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक और वाक्यांश के लिए एक, ये भी HB यानी कि हरदेव बहारी जी की बुक से ही आपको तैयार करना है। अब आप समझ रहे होंगे, अलग अलग व्याकरण के लिए हम अलग अलग बुक्स के बारे में बता रहे हैं। अब क्योंकि मजबूरी है, जहां से सवाल उठा रहे हैं वहीं से हमें बताना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर मैं आपको कोई दूसरी बुक बता दूं तो फिर वो आपके उस लिहाज से काम नहीं आएगी, उस तरीके से काम नहीं आएगी, और आप एक अच्छी पोजीशन में अपने आप को नहीं पाओगे। और मैं चाह रहा हूं कि आपका चयन एक अच्छी पोजीशन से हो, एक अच्छे तरीके से हो। तो मैं जब आपको बता ही रहा हूं तो आपको ये पूरा एनालिसिस करके डिटेल्ड बता दूं कि कौन सा प्रकरण कहां से पूछा जा रहा है। वाक्य रचना आपको बिना सोचे समझे कामता प्रसाद गुरु से ही आपको पढ़नी है। कहां से? कामता प्रसाद गुरु से। आराम से इसको तैयार कर सकते हैं उन 2 आधार बुक्स को जो हमने चर्चा की थी 9th से 12th, रचना प्रबोध और नवीन हिंदी व्याकरण। उनको पढ़ने के बाद आपको कामता प्रसाद में से देखना है, ताकि आपको एक प्रकार से समझ डेवलप हो जाएगी और फिर आसानी से आप इसको पढ़ के अपने सवाल निकाल सकते हो। शब्द शुद्धिकरण और वाक्य शुद्धिकरण बहुत मोस्ट है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, शब्द अर्थ प्रयोग, ये जो है वो संपूर्ण व्याकरण है इनकी, हरदेव बहारी जी की, जो शब्द अर्थ प्रयोग नाम से है।
और ये जो बुक है एक प्रकार से पॉकेट बुक है। कैसी? पॉकेट, जो एकदम छोटी एकदम संक्षिप्त बुक है और केवल इस प्रकार के शब्दों को ही कवर कर रही है, इस प्रकार के शब्दों को ही कवर कर रही है, जो शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि के लिए स्पेशल है और सीधे आपको एक प्रकार से डिट्टो कॉपी मिलेगी, यानी कि वहां से सीधे शब्द शुद्धि के लिए और वाक्य शुद्धि के लिए सीधे प्रश्न आपको मिलेंगे। इसके लिए आपको हरदेव बाहरी की पॉकेट बुक, वर्तनी और ऐसा कुछ है, एक प्रकार की छोटी बुक है, पॉकेट बुक है, आप उसको लाइए, उसको पढ़िए। लेखनी और वर्तनी छोटी बुक है, उसी में से आपको सीधा सवाल भी मिलेगा। अन्य कहीं जगह से नहीं पढ़ना, क्योंकि अगर आप अन्य कहीं भी जगह से पढ़ेंगे तो इनमें जो नियम दे रखे हैं वो स्पेशल है और उसी के आधार पर पूछा जा रहा है। और ये प्रमाणिक बुकें हैं, सब की सब ये प्रमाणिक बुक्स हैं, तो हम प्रमाण भी इन्हीं से ले सकते हैं। अगर इनके खिलाफ जाके कोई प्रमाण भी लेके आते हैं तो वो जिससे उठाते हैं मतलब जहां से प्रश्न को उठाया है उसी को मानती है आरपीसी। इसलिए हमें इस चीज का पूरा गहन पता चल गया है, गहन अध्ययन करने से इस चीज की पूरी जानकारी मिल गई है कि ये सवाल यहीं से पुटअप हो रहे हैं, तो हम क्यों दूसरी जगह जाएं। आपको हरदेव बाहरी एचबी की छोटी पॉकेट बुक आती है, उसी से ही अपने आप की तैयारी को धार देना है। मुहावरे एवं लोकोक्तियां, वैसे तो भोलानाथ तिवारी से पूछे जा रहे हैं, वो बहुत बड़ा ग्रंथ है और उसमें आपको नहीं उलझना है। व्यवहारिक प्रयोग से आप उनके बारे में नॉलेज आपको होता ही है, उत्तर निकाल लोगे। और कभी कभी एचबी यानी कि हरदेव बाहरी से बड़ी वाली जो बुक है उसी में से जो संपूर्ण व्याकरण की आती है, उसी में से आपको लोकोक्ति और मुहावरे पढ़ लेने। हाँ, अब आपको एक बात बता दें कि जिस प्रकार आप तैयारी कर रहे हो, इसी दौर से मैं गुजरा हूं और मेरे सामने भी इस प्रकार की समस्याएं एक प्रकार से विकराल रूप में सामने आती थी। अब इतनी बुक्स एक साथ तो कैसे कवर करें, और एक विद्यार्थी इतनी बुक्स को अपने सामने देखकर मानसिक रूप से दब जाता है, उसका एक प्रकार से मानसिक प्रेशर आ जाता है कि ये इतनी बुक्स एक साथ मैं कैसे कवर कर सकता हूं। तो आप देखिए विद्यार्थियों, उसके लिए आप एक रास्ता अपना सकते हैं, जैसे कि मैं अपनाता था। कैसे? अब जितने भी प्रकरण कामता प्रसाद से पूछे जा रहे हैं, जितने भी प्रकरण वीपी से यानी कि वासुदेव नंदन प्रसाद से पूछे जा रहे हैं, और एचपी और राघव सर की, आप यूं समझे जितने भी प्रकरण, क्योंकि ये संपूर्ण बुक हमें नहीं पढ़नी है। इससे इसको अगर हम टेबल पे रखेंगे तो एक प्रकार अपने आप में एक मानसिक प्रेशर बनेगा कि ये और इतनी सारी व्याकरण की बुक, क्योंकि ये 4-5 बुक्स हो गई है और इनको एक साथ पढ़ना भी बड़ा कठिन है, क्योंकि बड़ी बड़ी बुक्स है और इनको एक साथ अपन कैसे कर सकते हैं। एक बुक अगर हम कोई बता दें तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, उसको बार बार दौरान कर सकते हैं। इनके साथ आपको 9th से 12th वो आधार बुक्स है, इसको आपके पास रखना, क्योंकि उससे आपकी एक समझ बनेगी। तो देखो, ये चीजें तो आप पढ़ते ही एक प्रकार से हिंदी के अध्येता होने के नाते आराम से उसको कवर कर लोगे। उसके लिए आपको अलग से ऐसा कोई विशेष प्रोग्राम बताएं आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनके लिए मुझे लगता है कि जरूरी है, क्योंकि आपको अगर लीड लेनी है, एक मानसिक प्रेशर से बचना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि विद्यार्थियों, जैसे जितने भी यूनिट्स कामता प्रसाद में से पूछते हैं उनका आप एक अच्छे से फोटो खींचे, फोटो ले, और उसके बाद अगला जैसे जितने भी वासुदेव नंदन प्रसाद से पूछते हैं उन प्रकरणों का एक फोटो ले, फिर ऐसे करके हरदेव बारी और राघव प्रकाश सर के जितने भी प्रकरण हैं उनका एक प्रकार से फोटो लेके एक पीडीएफ बना ले। पीडीएफ बनाकर उनको उसी रूप में एक प्रकार से नई व्याकरण की बुक्स तैयार हो जाएगी आपकी। क्यों? क्योंकि ये तो 4 बुक्स थी और 4 बुक्स के एक साथ पढ़ना और उनका एक प्रकार के मानसिक टॉर्चर से बचने के लिए आप आराम से इन 4 बुक को एक बुक का रूप दे सकते हैं। अलग अलग प्रकरण के लिए आपकी एक बुक पूरी तैयार हो जाएगी, चारों बुक का मिश्रण, और वो आपके लिए एक प्रकार से शॉर्ट भी होगी, तो उसको पढ़ने में आपके लिए आसानी रहेगी। तो इस प्रकार की रणनीति मैं अपनाता था, आप भी इसको अपना सकते हैं। चलो अगले खंड की ओर चलते हैं। द्वितीय स्नातक स्तर, यानी कि वो 12th लेवल का था, ये ग्रेजुएशन लेवल का। ठीक है, इसमें ग्रेजुएशन लेवल में हमारे काव्य काव्य पूछा जाता है, काव्य शास्त्र, इसमें भारतीय काव्य शास्त्र पूछे जाते हैं। उसमें जैसे 50 सवाल पूछे गए थे, तो इसमें भारतीय और पाश्चात्य दोनों काव्य को मिलाकर 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 प्रश्न। तो आपको पता है विद्यार्थियों,
ये एक प्रकार से व्याकरण भी अच्छा है और इसको आप आसानी से कर सकते हैं। ये सीधे-सीधे यानी कि आप ढंग से पढ़ के जाओगे तो इसमें आपको एक्स्ट्रा किसी प्रकार का एफर्ट नहीं लगाना है। कई ऐसे हैं जो समझ आधारित है, उनको समझ के जाओगे तो भी इतना वो बात नहीं है जिसके लिए हम मतलब एक प्रकार से कुछ लोड पाल के चलें। क्यों? क्योंकि ये आसानी से करने वाले प्रश्न हैं, सीधे प्रश्न हैं और एक प्रकार से यूँ समझो कि फोकट के प्रश्न हैं। इनमें ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें को आप नहीं कर सकते। आप ढंग से एक बार पढ़ लोगे और उसके बाद इनको एक प्रकार से रिवीजन में ही आप धार देना है, तो आपके एकदम शानदार तरीके से तैयार हो जाएगा। तो आप विद्यार्थी देखो 30 सवाल है और आसानी से किए जा सकते हैं। 30 सवाल के लिए आपको मैं आपको छोटी-छोटी 3 बुक्स बताता हूं और उन्हीं बुक्स से आपको यह तैयार करना है और या फिर आप उन्हीं बुक्स में से अपना नोट्स तैयार कर लो, क्योंकि नोट्स तैयार करने से वो अपने हमारे सामने एक संक्षिप्त आ जाता है, एक संक्षिप्त रूप होता है और हस्तलिखित होने के कारण उससे हम एक प्रकार से कनेक्ट हो पाते हैं। अब देखो इसका नोट्स के लिए आपको पहले वैकंठ शर्मा की बुक्स आती है वो आपको पढ़नी है। वैकंठ शर्मा, लक्ष्मी नारायण चातक, जैसे लक्ष्मी नारायण चातक की पुस्तक है काव्यांग पारिजात। काव्यांग पारिजात जात और अलंकार पारिजात नरोत्तम स्वामी जी की। ये 3 बुक आपको विशेषतः पढ़नी है। विशेषतः पढ़नी यानी कि इससे आपका भारतीय काव्य शास्त्र आराम से निकल जाएगा, आराम से तैयार हो जाएगा। किसी भी प्रकार की आपको भारतीय काव्य शास्त्र में दिक्कत नहीं आएगी और ये प्रमाणिक बुक हैं और यहां से आरपीसी सीधे सवाल उठाती है। सीधे सवाल उठाती मतलब सीधे उठाती है, यहां से आपकी एक समझ भी बन जाएगी और इन सवालों को आप आसानी से कर पाओगे। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। 25 सवाल भारतीय काव्य शास्त्र के पूछे जाते हैं और आप इसको आराम से देख सकते हैं। फिर हम आगे पाश्चात्य तक जाएंगे तो इसके लिए एक प्रकार से मैं आप संदर्भिक बुक और बता दूंगा। एक प्रकार से प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिए तो मनोज मिश्रा जो मिश्रा पब्लिकेशन से आती है और उसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों दे रखी है। उसे सरल काव्य शास्त्र करके ऐसा कुछ उसका नाम है, आप वो भी साथ में ला सकते हैं। यानी कि इन 3 बुक को विशेष ध्यान देंगे, साथ में इस बुक पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ऐसे करके यहां से आपका एक अच्छा मोटे तरीके से नोट्स तैयार कर लो, मोटा फायदा होगा। फिर आपको केवल रिवीजन करना है। ये ऐसा पार्ट है, एक बार समझने के बाद केवल रिवीजन पर ही जोर देना है। इसमें आप एक प्रकार से रिवीजन से ही डिवीजन पाओगे। चलो आगे। हाँ भाई, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रेड फर्स्ट में पहले एक प्रकार से इसके प्रश्न भरपूर मात्रा में आया करते थे। एक प्रकार से आप कहो कि कम से कम 50 प्लस और कभी-कभी 60 तक जाते थे। कभी-कभी 60 तक भी इनके प्रश्न जाते थे। लेकिन अब हिंदी साहित्य को आयोग ने बिल्कुल कम पूछना शुरू कर दिया। बिल्कुल कम यानी कि अब ये 30 तक सीमित हो गए हैं। ग्रेड फर्स्ट में तो 30 और ग्रेड सेकंड में केवल 10 प्रश्न आए थे। यानी कि इन्होंने अपना ट्रेंड चेंज किया है, व्याकरण पर ध्यान केंद्रित किया है और रचनाएं जिन्हें हम गद्य पद्य रचनाएं कहते हैं, उन पर ध्यान केंद्रित किया है। तो यहां आप इसलिए आपको इसको सीमित तरीके से ही तैयार करना। पहले क्या था, हिंदी साहित्य अगर 60 अंक का आ रहा है यानी कि एक प्रकार से मोटा मोटी देखें तो व्याकरण की जगह हिंदी साहित्य ले रहा था, तो हमें पूर्णतः उस पर ध्यान केंद्रित करना होता था। अब 25 साल आप साधारण तरीके से तैयार करके जाओगे कहीं से भी तो आराम से कर लोगे। मैं आपके लिए कुछ सहूलियत भरी बात कर लेता हूं कि कहां से। नेट का सेकंड पेपर आप अगर शुरुआत कर रहे हैं, वहां से पढ़िए, आपकी अवधारणा क्लियर होगी और फिर आगे आगे बढ़ने के लिए मैं आपको ज्यादा बुक्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप आराम से 30 सवाल नेट के सेकंड पेपर के साथ में हिंदी ग्रंथ अकादमी की डॉक्टर विवेक शंकर की आती है, जो एक प्रकार से फुल्ली सफिशिएंट है। हिंदी व्याकरण का संपूर्ण नॉलेज इसमें सभी समीक्षकों को उसमें समाहित किया गया है। उनके जितने भी उद्धरण हैं उनको लिया गया है वापस, अपनी जितनी भी जैसे शुरू से लेकर अंत तक संपूर्ण इतिहास को एक प्रकार से समेट लिया गया है और वो एक आप यूं समझ लो कि काफी लेवल तक फर्स्ट ग्रेड में अगर 60 सवाल भी होते ना तो उसको भी कवर करती। तो आप उस नेट के सेकंड पेपर के साथ साथ आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की विवेक शंकर की
जो बुक्स आती है, डॉक्टर विवेक शंकर नाम उनके लेखक हैं, आप उसको ला सकते हैं। आपके लिए इन 30 सवालों के लिए पर्याप्त होगी। इसके बावजूद आप सोचते हैं कि हमें थोड़ा आगे की ओर बढ़ना है, तो आप केवल और केवल प्रामाणिक तौर पर आचार्य शुक्ल की आदिकाल से लेकर रीतिकाल, यानी कि शुरुआत से रीतिकाल तक रीति तक आप उसको पढ़ सकते हैं। केवल एक बार पढ़ने से क्या होगा कि आचार्य शुक्ल के जितने भी कथन आएंगे तो उनकी लैंग्वेज पकड़ लोगे। आपको पता चल जाएगा कि अगर इस विकल्प में आचार्य शुक्ल सही है या नहीं है। या तो आपको सीधा उत्तर मिल जाएगा या फिर आचार्य शुक्ल को काटने में आप एक प्रकार से सहमत हो जाएंगे, तो फिर आपकी दृष्टिकोण चेंज हो जाएगी। नहीं तो आचार्य शुक्ल जब विकल्प में हिंदी का विद्यार्थी देखता है तो फिर कुछ भी नहीं हो तो वो उस आचार्य शुक्ल के विकल्प को ही एक प्रकार से उचित मानकर उसका चयन कर लेता है। तो आप रीतिकाल तक आचार्य शुक्ल को जरूर पढ़ें। ये दो बुक आराम से हिंदी साहित्य का इतिहास, अब ज्यादा वो समझो लोड भरा नहीं रहा है, आप आराम से ये ही पढ़ें। नेट का सेकंड पेपर साहित्य दर्पण साहित्य प्रतियोगिता नाम से उनका आता है, उसको लाएं और यहाँ वापस विवेक शंकर, इस दो बुक को ही आप आधार बनाएं। आराम से आपका ग्रेड फर्स्ट का सिलेबस कवर हो जाएगा। ग्रेड फर्स्ट के जितने भी प्रश्न हैं आपको यहाँ आराम से मिलेंगे। ज्यादा इस पर एक प्रकार से उलझने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब इतने ही आयोग प्रश्न पूछ रहा है तो हमें उसी दृष्टिकोण से संयोजित तरीके से ही पूरे पेपर को तरीके से लेके ही इस पर काम करना। क्यों? क्योंकि अगर हम व्याकरण को कम टाइम दें या व्याकरण को कम तैयार करें, व्याकरण को बिल्कुल कम करें और साहित्य को ज्यादा दें, ये समझदारी भरा काम नहीं होगा। साहित्य अब उसी अनुपात में लें जिस अनुपात में इसके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हाँ भाई, तृतीय खंड और स्नातको स्तर यानी पीजी लेवल का, पीजी लेवल के सवाल यहां से पूछे जा रहे हैं। इसमें हमारा पाश्चात्य काव्यशास्त्र और गद्य पद्य विधाएं जितनी भी, जिसे हम रचनाएं के नाम से जानते, जितने भी हैं वो सब इसी के अंतर्गत पूछे जा रहे हैं। अब देखो, आप यूं समझें कि पाश्चात्य काव्य के 5 से 6 प्रश्न पूछते हैं। 5 से 6 प्रश्न पाश्चात्य काव्य के पूछते हैं। अब इसके लिए आपको मैं विद्यार्थियों दो पुस्तक बताऊंगा, काफी प्रमाणिक वो पुस्तक है और वहां से सीधे सीधे आरपीसी अपने प्रश्न पेपर की निर्मिति करती है। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, केवल ये जो, क्योंकि वो बुक्स बड़ी होगी, केवल जो हमारे सिलेबस में उनकी एक अलग से पीडीएफ तैयार करके उनको गहन तरीके से अध्ययन करना। और एक तो है अ, सत्यदेव चौधरी जी की, सत्यदेव चौधरी जी की बुक है। और दूसरी जो भारतीय और पाश्चात्य दोनों काव्य के लिए आएगी और वहां से लेती है, दूसरा है देवेंद्र नाथ शर्मा। इन दो बुक से ही पाश्चात्य और भारतीय जो पीजी लेवल का आता है, यहीं से ही आरपीसी अपने प्रश्न पत्र का निर्माण करती है। तो आपको इन दो बुक्स को लाना है और इनमें से वही जो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है उन इकाई को एक प्रकार से पीडीएफ तैयार करके उनको पढ़ना है। पहले ये जो है ये अच्छी लैंग्वेज में आप इसको आराम से आसानी से कर पाओगे। देवेंद्र नाथ शर्मा की लैंग्वेज थोड़ी स्टैंडर्ड है, फिर भी आप उसको पढ़ के जाइए, क्योंकि वहां से अगर आपको सीधे सवाल मिल रहे हैं तो थोड़ी मेहनत कीजिए। इस पे ज्यादा है नहीं। देवेंद्र नाथ शर्मा केवल पाश्चात्य काव्य के लिए है, पाश्चात्य काव्य के लिए। और यहां से आपको केवल 3 प्रकरण ही तैयार करने होते हैं। हाँ, अरस्तु लॉन्जाइनस, अरस्तु के 2 सिद्धांत और लॉन्जाइनस का एक सिद्धांत आपको देवेंद्र नाथ शर्मा से भी देख के जाना चाहिए। हिंदी भाषा और उद्भव विकास, यहां से सीधे 5 सवाल पूछे जाते हैं। सीधे 5 सवाल पूछे जाते हैं। इसके लिए आप अलग से कोई बुक देखें। पहले तो क्या था, कभी कभी डीप जाते थे। अब मैंने देखा है कि प्रश्न पत्र की निर्मिति में आसान से इसके 5 सवाल आते हैं इस पेपर में। कोई ऐसी अपन ज्यादा लोड भरा रूप नहीं लें तो ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि ये आराम से पूछने वाली चीजें है। इसके लिए आप नेट के सेकंड पेपर के आगे भी दे रखा है और विवेक शंकर हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक्स बताई थी उसके आगे भी इसको बढ़िया तरीके से दे रखा है। आप उन्हीं में से इसको पढ़ लें। अलग से
एक पुस्तक बताना और एक केवल इसके लिए और सरल रूप में आ रहे हैं प्रश्न और सभी से कवर कर रहे हैं, तो फिर ठीक बात नहीं है। तो विद्यार्थियों, आपके हित के लिए मैं बात कर रहा हूं, आप वहीं से इसको तैयार कर सकते हैं। और एक बात, केंद्रीय केंद्रीय हिंदी निदेशालय एक प्रकार की देवनागरी लिपि और मानकीकरण नाम से एक बुकलेट जारी करती है, आप उसको अवश्य रूप में देख जाएं। आरपीएससी इनसे काफी प्रश्न पत्र बना रही है, अपने प्रश्न पत्र में इनसे काफी प्रश्न ले रही है। जैसे कि कभी सीधा सीधा दे देते हैं कि हिंदी निदेशालय की देवनागरी लिपि एवं उसकी जो बुक्स है, वो भी मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, उसके अनुसार आप बताइए कि इस वर्ण का क्या विशेषता है, ये वर्ण उसमें किस प्रकार शामिल है, संख्यावाची शब्द जितने भी वहां से पूछ रहे हैं। तो ऐसे करके आप वहां से जो एक बुकलेट जारी होती है शॉर्ट रूप में, उसको आप जरूर और अवश्य रूप में देख जाए, वहां से आपकी काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। और वहां पर एक प्रकार से वो शुद्धिकरण करते हैं व्याकरण का। जैसे मान लो कामता प्रसाद गुरुजी लिख के चले गए, अब वापस अगर उनको कोई नए रूप में हिंदी को लेना है, सरल रूप में लेना है, तो फिर ये हिंदी निदेशालय का कार्य है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। चलो भाई, निर्धारित पाठ, यहां से अब काफी मात्रा में लगभग 25 के समथिंग सवाल पूछ रहे हैं और इसके अंदर गद्य पद्य जितनी भी रचनाएं वो आती है। और जहां तक मेरा अनुमान है विद्यार्थियों, आप इनको मूल लाके पढ़ें, मूल रूप में पढ़ोगे तो सीधे शब्दार्थ भी आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र में, और एक प्रकार से एक समझ भी अच्छी बनेगी। और एक बार आपको जरूर जोर आएगा, क्योंकि आप सहारा लेने के आदी हो चुके हैं, लेकिन अगर मूल रूप में इसको पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा ठीक रहेगा। तत्पश्चात आप सोचते हैं नहीं, कुछ ऐसी बताइए जिसमें एक जगह संग्रहित करके चीजें मिल जाएं। उसके लिए एक एग्जाम के समय ही विक्रम सिंह राठौड़ करके उनकी एक पुस्तक आती है, और वो इस प्रकार का ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड के संकलन के रूप में तैयार करते हैं और इन्हीं बुक्स को आधार बना के लिखते हैं। और एक और आपको विकल्प दे देता हूं, इसके लिए आप 3 विकल्प ले लें। विक्रम सिंह राठौड़ और उसके बाद सरसा पब्लिकेशन की, वो एकदम संक्षिप्त आती है, आप अगर बिल्कुल शॉर्ट में देख के जाना चाहते हैं तो वहां से देख सकते हैं। और उसके बाद तो आप सोचते हैं कि विक्रम सिंह राठौड़ और सरसा के बाद आप अगर ऐसी एक बुक बताओ जो हमें उनसे ठीक नजर आए। वैसे ये भी जैसे विक्रम सिंह राठौड़ अच्छी है, ये सरसा है, संक्षिप्त में आपको अच्छे प्रश्न दे सकती है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बाद आपको देखना है तो डॉक्टर विवेक शंकर की अलग से अरियंत पब्लिशर है, ऐसा ही कुछ पब्लिकेशन है, वहां से निकाली जा रही, वो काफी एक प्रकार से भाषा भी उसकी स्टैंडर्ड है और काफी प्रमाणिक बुकों को आधार बनाकर अच्छा सार रूप में दे रखा है। थोड़ा उसमें विस्तार जरूर है, लेकिन आपकी समझ के अनुरूप ठीक बैठेगा वो। आगे विद्यार्थियों, चतुर्थ खंड, ये अपने शिक्षण शास्त्र और आईसीटी का पोर्शन है। यहां से फिक्स 10 सवाल हमारे पूछे जाते हैं और 10 प्रश्न आसानी से हम कर सकते हैं। लेकिन इसको एक बार आपके लिए समझना जरूरी है, ये अगर आप समझ के नहीं जाते हैं तो आसानी से तो क्या सवाल हमारे पल्ले ही नहीं पड़ेंगे। इसलिए इसकी आपको मैं 2 बुक्स बताता हूं, एक तो डॉक्टर धीर सिंह धाबाई और दूसरी एसएस यादव, कलाम पब्लिकेशन से आती है, डॉक्टर धीर सिंह धाबाई की अवनी पब्लिकेशन से आती है। बहुत दोनों ही बहुत अच्छी बुक है, आप इनमें से एक का चयन करें, दोनों का चयन नहीं करते हुए एक का चयन करें जो आपकी समझ के अनुरूप ठीक बैठे, दोनों में से एक का ही चयन करें। तो ऐसे करके हमारे चारों खंड पूरे हो चुके हैं और लगभग हमने संपूर्ण सिलेबस को एक तरीके से समेटा है। जहां तक मुझे लगा कि जो जानकारी आपके लिए पर्याप्त है, मैंने उतनी ही जानकारी दी है, आपको भ्रमित करने की कोशिश नहीं की है। मैं चाहता तो साहित्य में बहुत सारी बुक्स आपको बता सकता, क्योंकि एक ना एक कोटेशन कहीं से फंस जाता है और वह बुक्स बताने का हकदार भी बन जाता हूं। लेकिन नहीं, मुझे पता है कि मेरे छोटे बड़े जितने भी भाई बहन जो ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करते हैं, उनको चयन लेना है और अपनी अच्छी पोजीशन से चयन लेना है। उन्हें भ्रमित नहीं किया जाए, उन्हें वही चीज बताई जाए जो एग्जाम ओरिएंट हो, एग्जाम में उनको फायदा दे। और जब भी ये सेशन जो हमने एक प्रकार से आयोजित किया है, उनके लिए कारगर सेशन सिद्ध हो। उसके साथ विद्यार्थियों, एक बात महत्वपूर्ण आपको बताना मैं भूल गया था, पीवाईक्यूज यानी प्रैक्टिस। पीवाईक्यूज के लिए मार्केट में हिंदी साहित्य का काफी सीमित मैटर होता है। इसलिए पीवाईक्यूज के लिए आप एक तो यूथ चलती है, लेकिन यूथ मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है?
क्योंकि उसमें संपूर्ण एजेंसी के, यानी कि एक प्रकार से राष्ट्रीय लेवल के, यानी कि पूरे भारत लेवल के प्रश्न हिंदी साहित्य के पूछे जा रहे हैं, या हिंदी के बारे में सारे उसमें समाहित है। तो हमें क्या करना है, हमारा जो पेपर कंडक्ट करवा रही है वो आरपीएससी करवा रही है, तो हमें आरपीएससी के अकॉर्डिंग देखना चाहिए। तो आरपीएससी के अकॉर्डिंग देखने के लिए हमें पीवाईक्यूज उसी के संदर्भित मिलाने चाहिए, ना कि इधर उधर के। आपके पास अगर पर्याप्त समय है तो कोई बात नहीं, आप आराम से इसको देखिए। जैसे आप टीजीटी, पीजीटी या हिंदी साहित्य से और कहीं से तैयारी कर रहे हैं, वहां से आप जरूर देख सकते हैं यूथ। लेकिन अगर आप राजस्थान से कर रहे हैं तो एक बुक्स है अपनी सरसा पब्लिकेशन की। सरसा पब्लिकेशन के दो वर्जन है, एक तो है पूरे के पूरे आरपीएससी के पेपर और उनकी व्याख्या सहित हल, और दूसरे हैं केवल हिंदी साहित्य और उसका एक प्रकार से प्रकरण वाइज, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, और उनको भी अलग अलग भागों में बांट के उस हिसाब से दे रखे हैं। जितने भी आज तक पेपर आयोजित हुए हैं आरपीएससी द्वारा हिंदी साहित्य के, जिसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और नेट, उनके जितने भी ये। लेकिन मुझे, जैसे आप अगर इसको लेते हैं, इसकी जो व्याख्या है उस पर ज्यादा आप ध्यान नहीं देंगे। व्याख्या ठीक ठाक व्याख्या की गई है, इतनी नहीं है जिसे हम अपन एक प्रकार से एक अच्छे लेवल का हिंदी का अध्येता उसको ग्रहण करें, ऐसी व्याख्या नहीं। और एक हाँ, राइज अप क्लासेस ये भी जो है इस प्रकार के पीवाईक्यूज पर भी काम कर रही है, और मैंने देखा है इनका काम बहुत ज्यादा मतलब अच्छा है। राइज अप क्लासेस का काम इसलिए अच्छा है कि ये मतलब एक प्रकार से जितने भी प्रश्न पत्र होते हैं, जितने भी प्रश्न पत्र होते हैं हाथों हाथ अपडेट करते हैं। बुक्स की सबसे बड़ी कमी यही है कि साल भर में एक बार आती है और वो संशोधित होकर आती है। एक अगर कमी रह जाती है तो फिर वापस एक साल बाद उसको सही किया जाता है, यूं समझ लो। इसमें क्या है, जैसे ही पेपर कंडक्ट हुआ, इनके पास व्याख्याताओं की टीम है और वह टीम उसको एक अच्छे तरीके से मैनेज करके उसे प्रश्न का डिस्क्रिप्शन में एक अच्छा व्याख्यात्मक हल भी देती है, और उन 3 प्रश्न क्यों सही हुए, क्यों गलत है, उसके बारे में भी होता है। और जो हिंदी का मैटर है उसके लिए त्रिवेणी, यानी कि अपने अशोक जी विश्नोई, जो 5वीं रैंक से संस्कृत शिक्षा में चयनित हुए हैं हिंदी से, और पुष्पेंद्र जी बेनीवाल सर और मैं, इनका जो व्याख्यात्मक हल है वो हमारे द्वारा तैयार किया गया। ये विद्यार्थियों, आज जो ये सेशन आयोजित हुआ है इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया। क्यों? क्योंकि बताना जरूरी था कि इसका हमने वो काम इस पर किया है, हिंदी व्याकरण, साहित्य और काव्य शास्त्र पर। बाकी आपको लगे आप इनको भी आधार बना सकते हैं, जो आपको उचित लगे। लेकिन यहाँ जो व्याख्या है वो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमारी त्रिवेणी द्वारा आयोजित की गई है, तो आपको कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हमने पूरी मेहनत की है कि कहां से सवाल उठाया गया और कहां से ही उसकी व्याख्या ली जाए। तो मैं उसको खुद से ऐसे नहीं कर सकता कि बहुत अच्छी जो है, मैंने देखा है एकदम पर्याप्त, सफिशिएंट और बहुत तरीके से है। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं राइज अप क्लासेस के ऐप पर। यूथ कंपटीशन अगर आपके पास पर्याप्त समय, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सरसा पब्लिकेशन इसको भी देख सकते हैं। हाँ, चलो विद्यार्थियों, आज का सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। आपको अगर लग रहा है कि एक ये जो सेशन था आपके लिए ठीक है, तो उसमें आप पॉजिटिव प्रतिक्रिया दें। आपको लग रहा है नहीं, कुछ और तरीके से करना चाहिए, तो आप अपने सुझाव जरूर साझा करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी एक और नए सेशन के साथ। जुड़े रहिए, मस्त रहिए और हंसते हुए पढ़ते रहिए।